हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 के पोल साइंस के चैप्टर 1 में जितने भी कार्टून आए थे हम वो देखेंगे। हमने पहला चैप्टर जो था संविधान क्यों और कैसे, उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हमने लास्ट में देखा था कि किस तरह से हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए। अब इसमें कुछ जो कार्टून आए थे हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं और उससे किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो आपको चित्र दिख रहा होगा, इसके अंदर दिखाया गया है कि यूरोप के कुछ देश के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे हैं, यूरोप का संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके नीचे देखो क्या लिखा गया है कि यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी ये कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? तो देखो, ये इसके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ जो है वो आखिरकार था क्या। तो यूरोपीय संघ की स्थापना थी वो फरवरी 1992 में होती है। और ये कब से चालू हो जाता है, मतलब फोर्स में आ जाता है 1993 से। 1992 में इसकी मास्ट्रिक्ट संधि के तहत इसकी स्थापना होती है। तो ये इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि ये एक दूसरे को सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पे एक दूसरे को सहायता दे सकें। साथ ही साथ अगर किसी एक देश पे हमला हो तो सभी मिलकर उसका सामना करें। तो ये इनका लक्ष्य था। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का एक संविधान बनाएं, और इन्होंने बनाने की कोशिश भी करी। तो लेकिन आप भी जानते हो कि यूरोप क्या है, एक क्या है, महाद्वीप है। अब यूरोप एक महाद्वीप, एक देश तो है नहीं। तो इसके अंदर कई सारे देश हैं। तो अलग अलग देशों में रहने वाले लोग जो होंगे वो उनकी अलग अलग आकांक्षाएं होंगी। तो ये जो प्रतिनिधि थे इनके अलग अलग मतभेद थे। तो जो मारपीट और झगड़ा दिखाया गया, इनके मत अलग अलग थे। तो इस वजह से क्या हुआ, इनमें भेद उत्पन्न हुआ और ये बना नहीं पाए। तो इन्होंने कोशिश करी थी 2003 में बनाने की। उसी को 2004 में ये कार्टूनिस्ट ने दर्शाया है इसको कि इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, ये असफल रहे। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर ये देखो, अगर हम एक जनरली देखें कि अगर किसी देश का संविधान बनाया जाता है तो यदि उस संविधान के प्रतिनिधि को समाज के जो सभी लोग होते हैं वो सभी वर्गों द्वारा कर चुने जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसी प्रक्रिया हमेशा नहीं होती है। यानी कि लड़ाई झगड़े वाली बात कह लो, ये नहीं होती है और एक संविधान बनाने में वो सफल रहते हैं। लेकिन यूरोप के संविधान में बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो लोग जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, वो तो बस देश के प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से क्या होता है कि यूरोप का संविधान बनने में असफल रहा। तो इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? तो देखो, पहला तो ये हो सकता है कि यूरोपीय संघ क्या है। तो यूरोपीय संघ है क्या? इसकी स्थापना फरवरी 1992 में हुई थी मास्ट्रिक्ट संधि के तहत। दूसरा, इसके अंदर करीब 28 देशों का ये संघ है। इसके अंदर ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन, ये पुर्तगाल, इस तरह के बहुत सारे देश, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो ये सारे इस यूरोप के महत्वपूर्ण देश हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूरोप का संविधान था उसको कब बनाने की कोशिश की गई थी। आपको लिखना है कि 2003 में, जबकि आप देखोगे चित्र में कि 2004 में इसको कार्टूनिस्ट ने दर्शाया, 21 सितंबर 2004 को। तो उसके बाद में इसको दर्शा रहा है। अब जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ही ऐसी होती है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं होती है। यदि जो संविधान बनाने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको समाज के सभी वर्गों द्वारा चुना जाए, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है कि डायरेक्ट चुनना, अप्रत्यक्ष मतलब अपने प्रतिनिधियों द्वारा वो प्रतिनिधि उन संविधान सभा के लोगों को चुने। तो इस तरह की जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो आपका एग्जैक्ट बन जाता है। अब जब इस कार्टून को आप ध्यान से देखते हो तो हमारे जो बुक में एक चैप्टर में एक पॉइंट था समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। ये जो चित्र है, ये कार्टून है, वहीं से लिया गया है। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि देखो समाज की आकांक्षा लक्ष्य बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। कुछ लोग कुछ और चाहते थे, कुछ लोग की आकांक्षा कुछ और थी। सबके लक्ष्य और आकांक्षाएं अलग अलग थी। उसी का एक प्रतिरूप लिया गया है यहाँ पर वंदे मातरम और जनगण मन। तो आप ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जनगण मन लिखा हुआ है, यहाँ पर वंदे मातरम लिखा हुआ है। तो कुछ लोग क्या चाहते हैं कि जो जनगण मन है उसको राष्ट्रीय हमारा गान बनाया जाए, और कुछ कहते हैं कि वंदे मातरम है उसको राष्ट्रीय गान बनाया जाए। तो पहले देखते हैं कि कार्टूनिस्ट इसके बारे में क्या कह रहा है कि संविधान निर्माता को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। ठीक है, संविधान निर्माता चाहते थे कि सभी लोगों की जो आकांक्षाएं हों वो सभी की ही पूरी हों, किसी की बचे नहीं। ठीक है, सभी को संविधान निर्माता एक अच्छा संविधान देने की कोशिश कर रहे थे। पर यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं को संतुलित करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलित का अंतिम परिणाम क्या हुआ?
तो अगर हम बात करें यहाँ पर विचारधाराओं को मतलब कि संतुलित करने की बात दिखाई गई है। तो आपको पता है कि हमारे देश में जिस तरह की विभिन्नताएं थी, चाहे सांस्कृतिक हों, चाहे धार्मिक हों, उसी आधार पे विचारों पे भी कई सारी विभिन्नताएं थी। कुछ लोग देखो वामपंथी थे, कुछ दक्षिणपंथी, कुछ चरमपंथी, कुछ नरमपंथी, इस तरह के बहुत सारे जो पंथ थे उनसे ये प्रभावित थे। तो इस वजह से इनके अलग अलग विचार थे। तो कुछ तो चाहते कि हमें वंदे मातरम चाहिए, कुछ चाहते थे कि मतलब जनगण मन, कुछ चाहते थे वंदे मातरम। अब देखो पहला इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, ये जो बीच में आदमी है जिसके 2 सर दिखाए गए हैं वो कौन है। तो पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट मार्क्स का आंसर बनता है वो बनता है ये जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इनके 2 सर क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही विचारधारा को संतुलित करने के प्रतिरूप के रूप में दिखाया गया है। अब इसके अंदर जो बुक में आपके क्वेश्चन दिखाया गया है वो क्या है, देखो क्या आप पहचान सकते हैं कि विभिन्न समूह क्या चाहते हैं। तो देखो विभिन्न समूह क्या चाहते हैं कि कार्टून में विभिन्न धर्मों, संस्कृति, जातियों और क्षेत्रों को दिखाया गया है जिनका अलग अलग पसंद और प्राथमिकताएं। तो ये लोग क्या है, ये अलग समूह के, ये अलग समूह के थे, इनकी अलग अलग पसंद है, वो कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। तो ये क्या है, समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को भी दर्शा रहा है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ। तो जनगण मन को हमारा राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। तो ये संतुलित करने के लिए इन दोनों को ही अपनाया गया, किसी को भी छोड़ा नहीं गया, ठीक है। तो दोनों ही जो हमारे वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गाना, दोनों को ही सभी लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, जाति के, संस्कृति के हों, सभी उसको मान्यता देते हैं। जब भी जनगण मन शुरू होता है तो सभी खड़े हो जाते हैं, वंदे मातरम में सभी खड़े हो जाते हैं, दोनों की रिस्पेक्ट होती है। तो इस तरह से गांधी, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने दोनों ही विचारधाराओं को या फिर कई विचारधाराओं के लोगों को संतुलित करने का प्रयास किया। तो अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा कार्टून है। अगर आप इस तीसरे कार्टून को देखोगे इसके अंदर, तो आपको कुछ सिया दिखेंगे, कुछ सुन्नी दिखेंगे, कुछ कुर्द दिखेंगे। तो उनकी ये लोग क्या क्या कह रहे हैं ये भी हम पहले देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि जो यहाँ पर जो कार्टूनिस्ट है वो क्या कह रहा है कि इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता ख़त्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूह ने काफ़ी संघर्ष दिखाया। इन विभिन्न लोगों की क्या मांगें हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। तो देखो यहाँ पर इराक के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कि इराक में ऐसी ये गड़बड़ क्यों हो रही है। कि देखो सुन्नी शिया क्या कह रहे हैं कि मेरे पास भाई कागज़ है तो संविधान मैं लिखूँगा। अब सुन्नी कह रहा है मेरे पास कलम है तो संविधान मैं लिखूँगा। अब कुर्द कह रहा है कि मेरे पास तो इंक है तो संविधान मैं लिखूँगा। मतलब ये अपनी अपनी विचारधारा है उसको थोपने की कोशिश कर रहे हैं संविधान सभा पे। अब ये जो बगदाद है, बगदाद क्या थी उस टाइम, इराक की राजधानी थी। अब ये एक तरह से दिखाया गया एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन ये क्या है, एक राजधानी है। तो ये क्या कह रहा है कि अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, अब हम जल्दी संविधान बना लेंगे। तो ये एक तरह से लोगों को आश्वासन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में हो क्या रहा है, अंदर झगड़ा चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा था इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो 19 मार्च 2003 में क्या होता है कि जो हमारा अमेरिका होता है वो इराक पे हमला कर देता है। उसके कुछ अपने निजी मतलब कि निजी कारण होता है उस वजह से। लेकिन इसमें क्या होता है, हमले में अमेरिका भी कई सारे अपने सैनिकों को खो देता है और जो इराक होता है उसके भी कई सारे नागरिक और सैनिक मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो सद्दाम हुसैन था उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये दरअसल यहाँ तानाशाह कर रहा था। तो उसको गिरफ़्तार करने के बाद क्या होता है, एक नए संविधान को बनाने की ज़रूरत महसूस की जाती है। अब उसको बनाने के लिए वहाँ पर कई सारे जातीय समूह जो मतलब इराकी जो समाज था वो कई सारे जातीय समूह में बटा था, जैसे शिया हो गया, सुन्नी हो गया, कुर्द हो गया। तो जब नया संविधान बनाया जाएगा तो इनकी अलग अलग विचारधारा हैं। तो ये अपनी विचारधारा देखो संविधान में लाना चाहता है, ये अपनी विचारधारा, ये अपनी विचारधारा। अब ये कह रहा है मेरे पास स्याही है, कोई कह रहा है मेरे पास कलम है, कोई इंक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनमें आपस में झगड़ा हो रहा है और एक किसी मत पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ बगदाद के जो लोग बैठे हैं वो लोगों को मतलब कि ऐसा बताने की कोशिश करें कि सब कुछ ठीक है, हम बना लेंगे संविधान, लेकिन वास्तव में लोगों को इससे गुमराह किया जा रहा है और उनको सच्चाई नहीं बताई जा रही है। तो यही दिखाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है हम वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट तो इसमें बनता है कि इराक पे मतलब कि जो हमला हुआ था अमेरिका द्वारा वो कब किया गया था, 2003 में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। तो 2003 आप लिख दोगे। इसके बाद आता है कि सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आ सकता है कि जो ईरान है, इराक में कितने जातीय समूह रहते हैं उनके नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर देख के भी लिख सकते हैं शिया, सुन्नी और कुर्द। और जो इराक की राजधानी है वो कौन सी है, हमारी बगदाद है।
तो इस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके करीब 4 मार्क्स तक के बनाएगा। क्वेश्चन पेपर वाला जो बनाएगा वो 4 मार्क्स तक के बनाएगा। अब इसके अंदर जो पेपर जो हमारे ये बुक है इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है कि इन भिन्न लोगों की क्या क्या मांगें हैं। तो इनकी मांगें क्या है कि इस कार्टून में इराक के 3 अलग जातीय समूह को दिखाया गया है, जिसमें शिया, सुन्नी, कुर्द हैं। और ये क्या कर रहे हैं, अपने दर्शन यानी कि अपने जो फ़िलॉसफ़ी है उसको, अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या बोलते हैं उसको, आइडियोलॉजी है उसको दिखाने की कोशिश करें, और साथ ही साथ अपना जो हित है कि उनका हित किस में है वो अपने ये सारे संविधान में लाना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, संविधान क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक कि वो लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे खुद से बढ़कर, तब तक एक संविधान सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर वही हो रहा है कि अपने बारे में सोच रहे हैं, जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और लोगों को क्या किया जा रहा है, इस माइक के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो है, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। तो इराकी लोग एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार करने में इराक के संदर्भ में जातीय संदर्भ द्वारा स्वीकार किए जाने की अपेक्षा करते हैं। तो इराकी लोग क्या करते हैं कि वो एक जातीय समूह है। अब वो सोच रहे हैं कि इराक के हम संविधान बनाएंगे जातीय समूह मिलकर, और इराक के लोग क्या करेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यूरोप में क्या हुआ कि लोगों का मतलब कि जो यूरोपीय संघ का संविधान बनाने का जो प्रयास था वो असफल हो गया। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो उसको पूरी तरह से सफलता मिली। क्यों? क्योंकि उसके जो संविधान के जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे लोगों द्वारा चुने गए थे, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों के ही बारे में सोचा, ना कि अपने आप खुद लड़ते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल पारदर्शिता रही। तो इससे क्या होता है कि सफल संविधान होता है, ना कि इस तरह से कि लोगों को गुमराह किया जाए। तो ये हमारा था तीसरा कार्टून। आइए चलते हैं नेक्स्ट कार्टून पे। यानी अभी हमने जो देखा था कि 2003 के बाद जो संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी इराक में, जिसको शिया, सुन्नी और कुर्द बना रहे थे, और वो आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। बगदाद क्या है, वहाँ के जो लोग बैठे थे लोगों को बता रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। तो ये उसी जो नए संविधान बना उसको ही दिखा गया है। तो कार्टून बनाने वाले ने नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल क्यों कहा है? क्या ये वर्णन भारतीय संविधान पर लागू होगा? तो भारतीय संविधान के बारे में तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसको ताश के पत्तों का महल क्यों कहा गया है। आपको पता है कि एक संविधान बनाने के लिए लोगों का समर्थन आवश्यक है, लोग उसको पसंद करें। लेकिन इराक के संविधान कैसे बनाया गया था, किन परिस्थितियों में बनाया गया था, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लोगों को मतलब कि बताया नहीं जा रहा है। वो बगदाद से लोग कह रहे हैं कि सब कुछ संविधान में मतलब कि बनाया जा रहा है, हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ जल्दी संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जब संविधान बना तो वो लोगों के अनुसार नहीं था। इस वजह से ये क्या है, एक बहुत कमज़ोर संविधान निकला। इस वजह से इसको ताश के पत्तों का महल दिखाया गया है। अब कार्टूनिस्ट इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं कि कार्टून बनाने वाले ने नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल क्यों कहा गया है। तो देखो, इसका फर्स्ट जो आंसर होगा वो होगा कि इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल कहा गया है क्योंकि ये संविधान अमेरिका के समर्थकों द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो देखो, अमेरिका का कब्ज़ा था, तो अमेरिकी लोगों द्वारा ही इसको मतलब एक तरह से तैयार किया जा रहा था कि वहाँ के अमेरिका की कुछ जो अमेरिका ने जो आक्रमण किया था उसके पीछे भी यही रीज़न था कि वो यहाँ पर अपनी मनपसंद जो सरकार है उसको बना सके। तो जब संविधान बन रहा था तो उसके हिसाब से ही कुछ इसके अंदर जो प्रावधान थे वो डाले जा रहे थे। इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। फिर लोगों के साथ साथ यहाँ पर दरअसल लोगों के साथ साथ है यहाँ पर, ठीक है, तो मिसप्रिंट है ये। तो लोगों के साथ साथ संविधान सभा देश के सभी जातीय समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। तो देखो, ना तो वहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है और ना ही तो किसी जातीय समूह का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो देखो, जो शिया सुन्नी थे वो अपनी चला रहे थे, वो अपने जो शिया जो समुदाय है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सुन्नी समुदाय के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ जो बड़े नेता हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ना तो जातीय समूह का प्रतिनिधित्व हो रहा है, ना तो लोगों का हो रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये ताश के पत्तों का महल बन गया, कभी ना कभी तो गिर ही जाएगा। अब दूसरा आता है कि क्या ये भारतीय संविधान पर लागू होगा। तो ये बिल्कुल भी भारतीय संविधान पर लागू नहीं होगा, ये आप भी बता सकते हो बहुत आसानी से। तो देखो, इसको कुछ पॉइंट द्वारा हम बता सकते हैं अच्छे से, ताकि 4 मार्क्स में आसानी से हमारा हो जाए। तो पहला है कि भारतीय संविधान भारतीयों पर थोपा नहीं गया, बल्कि लंबी चर्चा और बहस के बाद अपनाया गया। तो देखो, चर्चा तो यहाँ पे भी हो रही थी इराकी संविधान में भी, लेकिन वो चर्चा कम लड़ाई ज़्यादा कर रहे थे, अपनी विचारधारा को ज़्यादा थोपने की कोशिश कर रहे थे। वो चर्चा अपने लिए कर रहे थे, ना कि लोगों के लिए। लेकिन भारतीय संविधान में चर्चा हुई तो किसके लिए, लोगों के लिए हुए।
और उन पर वो थोपा नहीं गया बल्कि लोगों ने खुद ही उसको अपना लिया। लेकिन इराक़ में बिल्कुल उल्टा हुआ, वो संविधान बना, लोगों पे उसके जो जितने भी कानून थे उसको थोप दिया गया। तो ये इसी वजह से ताश का महल बन गया। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं था। दूसरा है कि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनाया। तो ठीक है, ये जब हमारा थोपा नहीं गया तो लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार बनवाया। तीसरा है कि यह एक जीवंत संविधान है, दस्तावेज है। जीवंत मतलब बिल्कुल एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना, यानी कि जब भी उसमें कुछ समय समय पर कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़े तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो मूल सिद्धांत है, मूल जो कानून है, उसको भी बदलना बहुत ज़्यादा कठिन है। इसी वजह से इसको लचीला और कठोर भी कहते हैं। इसको आप नेक्स्ट जो आएंगे चैप्टर उसके बाद उसमें आप पढ़ोगे। तो ये हमारे सारे थे जो फर्स्ट चैप्टर में कार्टून आए थे। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान में अधिकार। इसको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।